ठीक हो गया। तो इसके अंदर एडमिशन की टाइमलाइन आपकी ऐसे आती है कि सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करना है, अपने कोर्स सिलेक्ट करने हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं, बल्कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज यूएस में आपको एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड करती हैं, जो कि तकरीबन $50 से $100 पर प्रोग्राम और पर यूनिवर्सिटी होती है। तो हर प्रोग्राम में अप्लाई करने की $50 से $100। फिर आप देख लें अपने हिसाब से स्टूडेंट ने बजट बनाना है कि अगर एक स्टूडेंट 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं और लेट्स सपोज $50 2 यूनिवर्सिटीज की है और $100 2 यूनिवर्सिटीज की है, तो उसका तकरीबन $300 जो है वो एक्सपेंस आगे एप्लीकेशन फीस के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज हमारे साथ हैं बासित साहब हैं। ऑलरेडी आप कुछ वीडियोस में इनको देख चुके हुए हैं। ये हमारे पास तकरीबन 3 साल से हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, इसके अलावा रिसर्च एनालिस्ट हैं और भी बहुत कुछ करते हैं हमारे साथ। तो आज इनसे हम एक डिस्कशन करते हैं USA के ऊपर। इनको काफ़ी ज़्यादा जो है हैंड ऑन नॉलेज है कि USA स्टडी के लिए काफ़ी कुछ इनको पता है। तो थोड़ी सी डिस्कशन इनके साथ, ये अपना कुछ नॉलेज हमारे साथ शेयर करेंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे। तो कुछ इनसे पूछते हैं कि क्या ये जो है नई चीज़ें जो आ रही हैं और USA में जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनको किन किन बातों का ज़हन में रखना चाहिए, किन किन बातों को लेके चलना चाहिए, क्या उनके मतलब एक्सपेंसेस होंगे, क्या उनके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो ऑलरेडी कई सारी वीडियोस में हम बात तो कर चुके हैं, लेकिन इनसे आज कुछ इंशाल्लाह आपको नया सीखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो जाए। तो अब आते हैं बासित साहब से पूछते हैं कि जब कोई स्टूडेंट जो है उसने अप्लाई करना होता है तो वो किन बातों का ख्याल रखे और जो है ना उसने मतलब किस तरह से अपनी प्लानिंग और इन चीज़ों को ज़हन में रख के जो है ना उसको चलना चाहिए। ज़रा इसके ऊपर बताइएगा हमें। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। तो USA में अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स को सबसे पहले जो मेन चीज़ चाहिए होती है वो तो उसको चेक करना है कि मेरे पास जो फाइनेंसेस हैं वो उसके पास कंप्लीट हैं या नहीं है। बिकॉज आपको पता है कि स्टडी अब्रॉड में जो बजटिंग होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैं US के एक्सपेंस एज अ स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता हूँ तो देन आपको US की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। अब US का जो स्टडी का एक्सपेंस है इसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। जैसे स्टूडेंट सोचते हैं कि कनाडा में चले जाते हैं, वहाँ पे हमें जी PR का थोड़ा सा इजी पैथवे मिल जाएगा, या कुछ स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, शायद हमें वीज़ा की आसानी होगी और वहाँ हमें फुल टाइम वर्क भी अलाउड है, जैसे पिछले दिनों वहाँ पे रहता रहा। अभी जून में उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसके अलावा फिर UK भी एक ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स के पास कि UK की वीज़ा रिजेक्शन रेशियो बहुत कम है, वहाँ पे वीज़ा इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ता। सही है। तो अगर तो आपने चूज कर लिया है कि USA को आपने एज अ स्टडी अब्रॉड परसू करना है तो यहाँ पे फिर आपने अब देखना है कि आप कौन से स्टडी लेवल के ऊपर हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप डायरेक्टली बैचलर्स के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 16 ईयर एजुकेशन की है उसमें चाहे आपकी 2+2 की डिग्री है या आपने 4 इयर्स का BS ऑनर्स किया है तो आप मास्टर डिग्री के लिए डायरेक्टली जा सकते हैं। इसके अलावा US का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि जो आपको ट्यूशन फीस है वो बिल्कुल आपको बाद में पे करनी है। ठीक हो गया। और मतलब इसके अलावा जो ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के में, जैसा कि कनाडा है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है और USA, ये मेन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज आ जाते हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और कौन सा ऐसा मेजर बेनिफिट है जो कि उनको मिलता है? सर USA आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेज देता है कि USA में आपका एडमिशन हो गया और आप वीजा के लिए जा रहे हैं तो आपने एक DS-160 फॉर्म फिल किया जिसकी आपको $185 जो है वो MRB वीजा फीस पे करना होगी। सर्विस फी $350 है। उसमें आपका फायदा ये है कि अगर लेट्स सपोज आपको 3 से 4 यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेंस आ गई या एक से ही आई है, आपने वीजा के लिए गए, वीजा इंटरव्यू दिया, लेट्स सपोज अगर अल्लाह ना करे आपका वीजा नहीं लगता तो आप दोबारा से वीजा अपॉइंटमेंट लें, उसी I-20 के ऊपर आप दोबारा से वीजा इंटरव्यू दे सकते हैं। आपको सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट नहीं करना पड़ता। बाकी जो कंट्रीज हैं उसके अंदर मोस्टली ये होता है कि आप एक तो आपको वीजा डिसीजन लेट मिलता है, तब तक एक तो आपकी इनटेक तकरीबन एंड तक आ चुकी होती है और दोबारा वीजा फाइल करने के लिए आपको दोबारा से सारा प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर आपको यह है कि आपका सारा प्रोसेस वही रहेगा, सिर्फ आपने एक नई वीजा अपॉइंटमेंट करनी है जिसकी आपको $185 फीस पे करना होगी, वो आप देंगे, वीजा इंटरव्यू देंगे और आपको दोबारा से चांस। मतलब USA का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, एक तो हो गया कि जी फीस आपने बाद में पे करनी, और दूसरा बेनिफिट ये है कि आपका जो आपने एक दफा ले लिया यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस ले लिया, I-20 ले लिया, उसके बाद उसी के ऊपर आप दोबारा से सिर्फ वीजा फीस फाइल करें
और पे करके आप दोबारा से अपॉइंटमेंट लें और अपेयर हो जाए। बिल्कुल, आपके पास अगर अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, आप 3 से 4 बार भी अपेयर हो सकते हैं, आपको इसके अंदर कोई वेट टाइम नहीं करना पड़ता। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं जी ट्यूशन फीस जो है, ट्यूशन फीस जो है उसके ऊपर थोड़ा सा बताएं कि कम से कम ट्यूशन फीस यूएसए में कितनी है और मैक्सिमम ट्यूशन फीस जो है ना वो कितनी है, और इसके अलावा स्टेट और यूनिवर्सिटीज जो हैं ये ट्यूशन फीस के ऊपर कितना इनका इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप गाइड करें स्टूडेंट्स को। जी बिल्कुल सर, यूएसए में जो ट्यूशन फीस है वो वेरी करती है आपकी स्टेट टू स्टेट, जैसे आपने बताया, और फिर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम टू प्रोग्राम। ठीक है। इसके अंदर अगर मैं आपको एक वाइड रेंज बताऊं तो आपको कुछ ऐसे भी प्रोग्राम मिल जाते हैं, जैसे कोई इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए आप जा रहे हैं, ईएसएल कोर्स जिसको हम कह देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको $700-800 में भी ट्यूशन फीस में दे देते हैं एडमिशन। लेकिन वहां पे अगर आप डिग्री प्रोग्राम के लिए जाएंगे, बैचलर है या मास्टर है, तो मेरे हिसाब में आपको एक रेंज रखनी होगी माइंड में, जो तकरीबन $15,000 से $20,000 के इन बिटवीन होगा। ये आपकी ट्यूशन फीस 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर अगर आप मैनेजमेंट के प्रोग्राम में जा रहे हैं या बिजनेस रिलेटेड जा रहे हैं या किसी मेडिसिन के प्रोग्राम में चले गए, उनकी फीस आपको हायर एंड पे मिल जाएगी, वो आपको एज फार एज $45,000 पे भी मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आप यूएस की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, यानी कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अंदर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ट्यूशन फीस तकरीबन 15,000 से 20,000 के राउंड अबाउट मिलेगी। अच्छा बादशाह साहब, आप थोड़ा सा लिविंग कॉस्ट के ऊपर भी थोड़ा सा बताएं स्टूडेंट्स को कि जी लिविंग कॉस्ट किस तरह से वो क्या कितनी होती है, और इसके अलावा मैनेज किस तरह से कर सकते हैं, मतलब अगर उन्होंने कम बजट में अगर अपने आप को मैनेज करना है तो किस तरह करेंगे, और अगर मज़े करने हैं तो फिर किस तरह से हो सकते हैं, तो ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर बताएं। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा लिविंग कॉस्ट जो है वो आपका डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। ठीक हो गया। अगर तो आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मिनिमल लाइफस्टाइल में मतलब कि वो गुजारा कर लेगा, लाइक अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन को चूज कर लेते हैं, तो सबसे पहला जो आपका मेन एक्सपेंस है वो रेंट का होता है। कुछ स्टेट्स यूएस की ऐसी हैं जो रेंट के हवाले से बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर मैं न्यूयॉर्क की बात करूं, वहां पे आपको एक छोटा सा अपार्टमेंट है या कोई शेयर्ड बिल्डिंग है, उसमें भी आपको तकरीबन 1000 से 1200 से $1500 में भी जो आपको ना एक रूम मिलता है। लेकिन अगर आप यही सदर्न स्टेट्स पे आए, टेक्सास की तरफ, टेक्सास जैसी स्टेट, अलाबामा जैसी स्टेट्स हैं, मियामी में आ जाए, तो वहां पे आपको तकरीबन जो रेंट है वो $200, $250, $300 तक भी जो है ना इंडिपेंडेंट रूम आपको मिल सकता है। ठीक होगा। इसके साथ साथ अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रह सकते हैं तो फिर आप $250-300 का सदर्न स्टेट्स में एक शेयर्ड रूम लें, उसके अंदर फिर स्टूडेंट्स जैसे 2, 3, 4 रह लेते हैं, उसमें आपका रेंट जो है वो शेयर हो जाएगा, यूटिलिटी जो है वो शेयर हो जाएगी, आपकी इंटरनेट वगैरह बिल ये वो। तो रेंट सबसे बड़ा आपका एक्सपेंस है। रेंट के बाद आपने देखना है कि आपको जो फूड के एक्सपेंस हैं या ग्रोसरी के एक्सपेंस हैं, वो भी अगेन डिपेंड करता है। अगर आप बाहर से होटलिंग करेंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज्यादा उसके लिए पे करना पड़ेगा। सही है। अगर आप खुद अपना खाना बना सकते हैं तो आपको जो नॉर्मल रेंज की ग्रोसरी है वो तकरीबन $100 से $150 के राउंड अबाउट महीने की मिल जाएगी, उसके अंदर आपका अच्छा गुजारा हो सकता है। मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट मिल के रहेंगे और शेयर में रहेंगे और खुद से पकाएंगे तो उनका लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएंगे, मैनेज हो जाएंगे। एज लो एज आप $400-500 में भी रियलिस्टिकली गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर स्टूडेंट को जरा कुछ वहाँ पे फन एंजॉयमेंट चाहिए तो फिर उसके लिए तो फिर $2000 भी कम होंगे। उस हिसाब से अपना लाइफस्टाइल सबने मेंटेन करना है। ठीक। अच्छा, जो वहाँ पर ड्यूरिंग स्टडीज जॉब की क्या सिचुएशन होती है, क्या वो मिल जाती हैं? सर ड्यूरिंग स्टडीज जॉब के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि यूएस का जो F1 वीज़ा है ये आपको अलाउ करता है कि आप 20 आवर्स जो है ना वो पर वीक वर्क कर सकते हैं। लेकिन वर्क जो आपने करना है वो अपने ऑन कैंपस करना है। ये यूएस वीजा की एक शर्त है कि आपने जो जॉब करनी है वो ऑन कैंपस करनी है। ऑन कैंपस जॉब से इसकी मुराद क्या है कि वहाँ पे कुछ आपके रेस्टोरेंट्स होते हैं या वहाँ पे कोई डिलीवरी सर्विसेज होती हैं कैंपस के अंदर ही जो आप कर सकते हैं। अगर आप कैंपस से बाहर जाते हैं तो वो अलाउड नहीं होता, तो इसकी वजह से बिल्कुल। लेकिन इन कैंपस भी आपको इतने पैसे बन जाते हैं कि आप अपने जो है ना मिनिमल लाइफस्टाइल के लिविंग एक्सपेंसेस उसको आराम से मीट कर। बाकी आजकल तो ये है कि देखें जैसे कि फ्रीलांसिंग का दौर है, अब स्टूडेंट्स को अगर जो इस फील्ड से रखते हैं, मतलब जिस भी फील्ड से हो उसके अंदर फ्रीलांसिंग का काम मिल जाता है। कोई कंटेंट राइटर है, कोई और इसके अलावा अगर सॉफ्टवेयर का है काम बंदा जानता है तो वो भी कर सकता है। स्टूडेंट्स जो है ना वो चीज़ें
फ्रीलांसिंग फाइवर वगैरह पे काम करके भी अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए फिर आपने थोड़ी सी एक टेक्निकलिटी ये करनी है कि आपने अपने जो फंड्स मंगवाने हैं वो अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में आपके आने चाहिए, क्योंकि जो आपका यूएस का बैंक अकाउंट होगा वो आपके सर्विस रिकॉर्ड से अटैच होगा। तो उसके अंदर आपको जो भी फंड्स आ रहे हैं यूएस गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करेगी। तो वो आपका जो वर्क है वो चांसेस यही है कि वो ये सोचें कि आप अपनी लिमिट से क्रॉस कर रहे हैं। तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इलीगल नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपने इतना करना है कि अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट को अपने फाइवर से लिंक करें और अपनी फ्रीलांसिंग करें। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। अच्छा, अब ये बताएं कि एक स्टूडेंट जो अब अप्लाई करने जा रहा है तो उसको क्या क्या प्रोसीजर से गुजरना होगा, वो सारे एक दफ़ा थोड़े से आप गाइड कर दें स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आइडिया हो जो अब इस साल में 2024 में जिन्होंने अप्लाई करने हैं वो कब से अप्लाई कर सकते हैं और वो जो है ना उनको क्या प्रोसीजर जो अडॉप्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यूएस में जो एडमिशन की 3 मेन इनटेक्स हैं, जिसके अंदर फॉल है, स्प्रिंग है और समर इनटेक है। आजकल जो है वो फॉल इनटेक जो है ना वो चल रही है, यानी कि सितंबर में अगस्त में जिसकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो इसके लिए अभी आपके पास एम्पल टाइम मौजूद है। अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई करना है तो वो अभी उसके अंदर अप्लाई कर सकता है। इसकी डेडलाइन आपको तकरीबन मई के एंड तक, जून में भी कुछ यूनिवर्सिटीज की मिल सकती है, डिपेंड करता है अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ठीक हो गया। तो इसके अंदर एडमिशन की टाइमलाइन आपकी ऐसे आती है कि सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करना है, अपने कोर्स सिलेक्ट करने हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं, बल्कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज यूएस में आपको एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड करती हैं, जो कि तकरीबन $50 से $100 पर प्रोग्राम और पर यूनिवर्सिटी होती है। तो हर प्रोग्राम में अप्लाई करने की $50 से $100। फिर आप देख लें अपने हिसाब से स्टूडेंट ने बजट बनाना है कि अगर एक स्टूडेंट 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं और लेट्स सपोज $50 2 यूनिवर्सिटीज की है और $100 2 यूनिवर्सिटीज की है, तो उसका तकरीबन $300 जो है वो एक्सपेंस आगे एप्लीकेशन फीस के। सही है। एप्लीकेशन फीस जब आपने फिल करनी है वहाँ पे फिर आपको अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपको कुछ प्रोग्राम हैं जो विदाउट आइल्स भी एडमिशन दे देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे आपको आइल्स टॉफल चाहिए तो आपको उसके ऑफिशियल स्कोर सेंड करना होते हैं यूनिवर्सिटीज को। आपके अगर आप इंटरमीडिएट के बाद बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपने अपने जो प्रीवियस एजुकेशनल रिकॉर्ड्स हैं उनकी ऑफिशियल कॉपी डायरेक्टली भेजना होता है यूनिवर्सिटीज को। जब आपको वहाँ से एक्सेप्टेंस आ जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, फिर आप I-20 के लिए अप्लाई करते हैं। I-20 के लिए जब आपने अप्लाई करना है वहाँ पे आपको कुछ यूनिवर्सिटीज डिमांड कर सकती हैं कोई $200-300 की मामूली रकम। वो किस लिए कि आपकी सीट को रिजर्व करने के लिए। सही है। वो फीस देने के बाद आपको I-20 रिसीव हो जाएगा। I-20 के बाद आपने सर्विस फी पे करना होगी जो कि आपकी तकरीबन $350 होगी। सर्विस रिकॉर्ड आपका बन जाएगा। फिर आपने DS-160 फॉर्म फिल करने हैं। DS-160 फॉर्म फिल करने के बाद आपने वीज़ा की अपॉइंटमेंट फाइल कर लेनी है, उसके आपको $185 आएंगे। तो अगर हम इस सारे एक्सपेंस को टोटल करें तो हमारे पास एक जो फिगर आता है, राउंड फिगर, वो तकरीबन $1000 का आता है। उसमें आपको तकरीबन 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं और उनकी एप्लीकेशन फीस कितनी है। ठीक हो गया। मतलब $1000 के अंदर स्टूडेंट जो है वो 2 से 3 यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस मंगवा के अपना प्रोसेस सर्विस फीस, एम्बेसी फीस दे के करवा सकते हैं। और उसके बाद जो है ना उसने अपनी ट्यूशन फीस बाद में पे करनी। बिल्कुल बाद में पे करनी है। आपका वीजा लग जाएगा, आप वहाँ अप्लाई कर जाएंगे, आपने फिजिकली वहाँ जाके अपनी ट्यूशन फीस पे करनी है। और जो अभी इनटेक ओपन है ये कब तक ओपन है, मतलब किस मंथ तक इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं? अभी तो फाल इनटेक चल रहा है, इसके अंदर आपको तकरीबन जून तक एडमिशन जो है ना वो मिल सकते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज उससे पहले ही क्लोज करना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन आपको जो लोअर एंड है वो तकरीबन जून तक मिल जाती है, आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें। ठीक हो, चलें जी बासित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि यूएसए में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं वो उनके लिए ये बहुत अच्छी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है। कुछ ऐसी बातें भी आपको सुनने में मिली होंगी जो कि इससे पहले शायद किसी ने नहीं गाइड किया आपको, स्पेशली फ्रीलांसिंग वाले पॉइंट के ऊपर जो है ना बासित साहब ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और आप भी यूएसए में अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी असेसमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको असेसमेंट बिल्कुल फ्री देंगे। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।